साल 1942 में यूएस नेवी ने एक कमाल के एक्सपेरिमेंट में अपना हाथ आजमाया, जो उनकी एक शिप को अदृश्य बनाने के मकसद से किया गया था। एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, जिसके परिणाम बहुत ही भयानक साबित हुए। कम से कम कहानी तो कुछ ऐसी कहती है। ये सच है कि दुनिया भर की सेनाओं की तरह तरह के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिनमें कुछ सच भी हैं, कुछ रहस्यों से घिरे हुए। मन पढ़ लेने वाले सैनिकों से लेकर उड़ने वाले भालुओं तक। आइए आज पड़ताल करते हैं सेनाओं द्वारा किए गए सबसे दिलचस्प एक्सपेरिमेंट की और पहुंचते हैं उनकी तह तक। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। साल था 1942। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था और एलाइड सेनाओं को अभी जर्मन यू बोट सबमरीन के चलते जहाजों का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा था। कहा जाता है यू बोट से निपटने के लिए अमेरिकी नौसेना ने दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से संपर्क किया ताकि वे उनके लिए उन्नत टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम तैयार कर सकें। और उन एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में सबसे दिलचस्प था अमेरिकी जहाजों को दुश्मन के लिए अदृश्य बनाने की कोशिश। पहले बता देता हूँ, ये हैरी पॉटर के अदृश्य चोगे जैसा कुछ भी नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी थी कि किसी शिप के इर्द गिर्द शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करके उसकी तरफ आने वाले प्रकाश को कहीं और मोड़ा जा सकता है, जिससे शिप अदृश्य हो जाएगी। फिर 1943 की गर्मियों में वक्त आया इस थ्योरी को सचमुच टेस्ट करने का। वैज्ञानिकों ने एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉय शिप यूएसएस एल्ड्रिच के चारों तरफ पावरफुल इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा दिया जब जहाज फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में खड़ी हुई थी। फिर उन सभी जनरेटर्स को एक साथ ऑन कर दिया गया। चश्मदीद गवाहों की माने तो अचानक से जहाज से गाढ़े हरे रंग का धुआं उठने लगा और देखते देखते जहाज सभी 9 सैनिकों समेत रह रहकर आंखों से उछल होने लगा। यानी एक्सपेरिमेंट सचमुच काम कर रहा था। फिर एक तेज नीली रोशनी उठी और शिप पूरी तरह से गायब हो गया। लेकिन पता चला कि जहाज सिर्फ अदृश्य नहीं हुआ था। करीब 200 मील दूर नॉरफोल्क वर्जीनिया में एक दूसरे जहाज के डेक पर खड़े होकर नजारों का मजा ले रहे कुछ लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें पूरी तरह से डाला। यूएस एल्ड्रिच अचानक से उनकी आंखों के सामने हवा से प्रकट हुआ, फिर प्रकट होते ही तुरंत दोबारा गायब हो गया, मानो वो कभी वहां पर था ही नहीं। वहीं वापस फिलाडेल्फिया में देखने वाले भौचक के रह गए जब थोड़ी देर के कठिन इंतजार के बाद वो जहाज डॉक में फिर से वापस आ गया। लेकिन जहाज के दोबारा प्रकट होते ही बिल्कुल साफ हो गया कि कुछ भारी गड़बड़ हुई है। शिप के क्रू के सदस्य इधर उधर लुढ़क रहे थे और जनाब वो काफी अनाप शनाप भी बक रहे थे। वहीं कुछ नौसैनिक जलती हुई हालत में इधर उधर भागने लगे। और इतना ही नहीं, पाया गया कि जहाज के फिर से प्रकट होने पर उस पर सवार क्रू के कुछ सदस्य न जाने कैसे कैसे पिघलकर जहाज के पार्ट से जुड़ गए थे। नाविक जहाज के धातु के ढांचों में फंसे हुए करार रहे थे। उनके शरीर जहाज की दीवारों और फ्लोर से आड़े तिरछे एंगल पर बाहर निकले हुए थे, मानो कोई जीता जागता डरावना सपना हो। इस हादसे के चलते नेवी को आनन फानन में एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा और इससे जुड़े सभी लोगों को ये राज जिंदगी में कभी उजागर न करने का एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। लेकिन नेवी वाले शायद कुछ बाहरी गवाहों के बारे में भूल गए थे। कम से कम कहानी तो ऐसी कहती है। 1940 के दशक से अब तक इस हादसे कई गवाह सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया। तो उस जहाज पर हकीकत में आखिर क्या हुआ था? वेल, इस मामले की असल है पेंसिल्वेनिया में रहने वाला कार्ल एलन नाम का एक शख्स। 1950 के दशक में एलन ने अमेरिकी नौसेना को अजीब से खत और कागजात भेजने शुरू किए। उन्होंने तथाकथित फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट समेत कई दूसरे हैरतअंगेज किस्सों का भी जिक्र किया। हैरानी की बात यह है कि ये लेटर्स विभाग द्वारा सिरे से खारिज किए जाने के बजाय कुछ अधिकारियों को शायद इतने दिलचस्प लगे कि उन्होंने इसकी 100 कॉपियां बनवाकर ऑफिस में बंटवा दी। लेकिन इस सब के बावजूद एलन खुद कभी सामने नहीं आया। एलन की फैमिली की माने तो ऐसा एलन का दिमाग बहुत तेज है, पर साथ ही साथ वो बड़े शरारती भी। कहीं ये दावा भी कोई बड़ा सा प्रैंक तो नहीं है? यकीन ना मानने वाले तो यही कहते हैं, पर वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि शायद इसी कहानी का बैकग्राउंड सच पर आधारित हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने अमेरिकी सेना को हथियार विकसित करने में सचमुच मदद की थी, लेकिन जहाज गायब करने का तरीका शायद इसमें शामिल नहीं था। लेवी ने अपना शिप्स को अदृश्य बनाने का तरीका ढूंढा तो, लेकिन इंसानों के लिए अदृश्य नहीं बल्कि खतरनाक माइंस के लिए था। ऐसा करने के लिए जहाज के चारों तरफ बिजली के तार बांधकर उनमें करंट दौड़ाया जाता है, जिससे जहाज का मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, जिसके चलते जर्मन मैग्नेटिक भी माइन शिप की तरह आकर्षित नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से डिस्गस्टिंग कहा जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि इन बातों और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में कितनी समानता है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा मामला महज एक कहानी है तो फिर उन गवाहों का क्या जो कि अभी हाल ही में 1988 तक सामने आते रहे? एलन के दावों पर आधारित 1984 में हॉलीवुड मूवी बनाई गई। सो हो सकता है कि कुछ लोगों ने सोचा हो कि मूवी की पब्लिसिटी का फायदा उठाते हुए क्यों ना खुद भी थोड़ा फेमस हो जाए। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये महज एक मनगढ़ंत अफवाह है जिसे सीधा कचरे के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए, है ना? लेकिन उससे पहले नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, हमारा कोई भी मजेदार वीडियो आपसे छूट ना जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टारगेट प्रोजेक्ट। स्टारगेट नाम सुनते ही आपके मन में किसी बढ़िया सी साइंस फिक्शन का ख्याल आता होगा, लेकिन कुछ चीजें साइंस फिक्शन से भी ज्यादा हैरतअंगेज होती हैं। 70 के दशक में अमेरिकी सरकार ने आर्मी की एक खुफिया यूनिट बनाई जिसका काम था मन पढ़ने और दूर की चीजें देखना, जैसा कि चीजों पर फोकस करना। स्टारगेट नाम का ये एक्सपेरिमेंट सोवियत संघ द्वारा किए जा रहे एक ऐसी एक्सपेरिमेंट के जवाब में शुरू किया गया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि अगर ऐसे रिसर्च से जरा भी फायदा हो सकता है तो वो उसे बढ़ाने में सोवियत से पीछे नहीं रहना चाहते। सो अमेरिकी सरकार ने अंतर्यामी होने का दावा करने वालों की सत्यता जांचने वाले प्रोजेक्ट की फंडिंग शुरू कर दी। 1972 में तथाकथित रूप से अंतर्यामी
आयामी लोगों के एक समूह को स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाले एक परीक्षण में भाग लेने के लिए चुना गया। अब काफी मशहूर हो चुके सेलिब्रिटी यूरी गेलर भी उसमें से एक थे और दावा है कि उन्होंने लिफाफों के अंदर छुपे हुए चिन्हों के बारे में बेहद सटीकता से बता दिया था। ये प्रोजेक्ट मुख्य रूप से दूरदर्शिता के दावों पर फोकस करता था, जिसमें लोग अपनी नजरों से दूर होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं या कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शी नजर रखने का दावा करने के मामले में सबसे आगे थे गैरी लैगफोर्ड और रोजमेरी स्मिथ। हैरतअंगेज रूप से उन्होंने अफ्रीका के दूसरे सुदूर जंगलों में क्रैश होने वाले एक जासूसी प्लेन के मलबे को खोज निकाला, जबकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। राष्ट्रपति जिमी कार्टर तो इतने इंप्रेस हुए कि वे इस प्रोजेक्ट के एक मजबूत सपोर्टर बन गए, लेकिन करीब 20 साल चलने वाले इस रिसर्च के बाद साल 1995 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइकोलॉजी के मशहूर प्रोफेसर रे प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कबूल किया कि जाहिर है ये अजीब आंकड़ों से कुछ बहुत ज्यादा चल रहा था, पर वो नहीं मानते थे कि ये शक्ति खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मददगार हो सकती है। यानी महज थोड़ी सी शुरुआती कामयाबी के बाद स्टारगेट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अजीब आंकड़ों से ज्यादा क्या ही मतलब हुआ इसका, है ना? मैं तो भैया बड़ा कंफ्यूज हूँ। ये कोई अनोखा रिसर्च था या महज समय और पैसे की बर्बादी? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ जनाब, सीधे मेरे दिमाग में पहुंचने पर आपको डबल पॉइंट मिलेंगे। अंधा कर देने वाला टैंक। कोल्ड वॉर का समय एक ऐसा दौर था जब पूरब और पश्चिम की शक्तियों के बीच सैन्य और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल करने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी, जिसके चलते कुछ बहुत ही कमाल के उपकरण विकसित साबित हुए। उदाहरण के लिए लेजर हथियार वाला ही टैंक ले लीजिए, जिसे सोवियत संघ ने 70 और 80 के दशक में विकसित किया था। जी हाँ, सीधी लाइन किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा कदम उठाते हुए सोवियत संघ ने 1K17 कंप्रेशन टैंक नाम का हथियार बनाने में बेतहाशा पैसा लगाना शुरू कर दिया। टैंक में निशाना साधने के लिए 12 लेजर थी, जिन्हें 60 पाउंड आर्टिफिशियल रूबी से रोशनी पार करा के बनाया गया था। फिर इन लेजर को लेंस के जरिए केंद्रित करके एक मोटी बीम में तब्दील किया गया था। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक्स के मुकाबले दोगुनी दूरी तक मार सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मिसाइल दागने वाले किसी खतरनाक जहाज का एक मामूली सा लेजर आखिर क्या बिगाड़ देगी? बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। दुश्मन के हेलीकॉप्टर या प्लेन के सेंसर पर इस लेजर को केंद्रित करके उन्हें खराब किया जा सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट सही से उड़ नहीं पाएगा। कहते हैं टेस्टिंग के दौरान इस टैंक ने 5 किलोमीटर दूर स्थित एक हेलीकॉप्टर का ऑप्टिकल सिस्टम पूरी तरह से खराब कर दिया था। तो इस कमाल के टेक्नोलॉजी का आखिरकार किया क्या गया? ज्यादा कुछ नहीं। जब इस टैंक का प्रोटोटाइप 1992 में बनकर तैयार हुआ तो सोवियत संघ का पतन हो गया। अब देश आर्थिक संकट में डूब गया था, जिसके चलते उन्नत हथियारों की जैसे किसी गैर जरूरी चीज पर ढेर सारे पैसे लगाना उनके लिए संभव नहीं रहा। रीबर्थ आइलैंड, एक रहस्यमय और गुमनाम सा टापू जहां एक के बाद एक कई भयानक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें गवर्नमेंट कवर अप भी शामिल है। मैं बात कर रहा हूं वोजरोज या रीबर्थ आइलैंड की। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर में स्थित छोटे से मामूली टापू ने 70 के दशक के आसपास गलत कारणों से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। साल 1971 में एक युवा वैज्ञानिक अपनी रिसर्च शिप पे सवार होकर इस टापू के इलाके में मौजूद थी, जब उन्होंने गौर किया कि जहाज कत्थई रंग के एक कोहरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जांच में पता चला कि वो छोटी चेचक से पीड़ित हैं, जबकि उन्होंने पहले से उस बीमारी का टीका लगवा लिया था। 1 साल के बाद उस इलाके में 2 मछुआरे अपनी नाव में बहते हुए पाए गए, जिनमें कोई भी जिंदा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पता नहीं कैसे दोनों प्लेग का शिकार हो गए। वहीं थोड़ी देर के बाद हुई ये घटना स्थानीय मछुआरों के जाल में फंसने वाली सारी की सारी मछलियां मरी निकलने लगी। फिर मई 1988 में एक बड़ी भयानक घटना घटी। 50,000 की तादाद वाले हिरणों का एक बड़ा सा झुंड झील के पास चढ़ रहा था। तभी महज 1 घंटे के अंदर सारे के सारे हिरण पता नहीं क्यों एक करके मर गए। वजह क्या रही होगी? आगे पता चला कि सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी। सोवियत यूनियन वाले पिछले करीबन 50 सालों से इस टापू को खुफिया रूप से खतरनाक जैविक हथियारों का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ किए जाने वाले अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स में इंसान और जानवर दोनों हिस्सा लेते थे। ये एक्सपेरिमेंट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके चलते शान सा देखने वाला ये टापू काली करतूतों वाली एक भयानक जगह बदल गया। सोवियत वालों द्वारा टेस्ट किए गए जैविक हथियारों में सबसे मुख्य था एंथ्रेक्स, जो सैकड़ों सालों तक जिंदा रहने वाला एक बहुत ही घातक बैक्टीरिया। लेकिन कोल्ड वॉर का अंत होने पर उन लोगों ने इस बैक्टीरिया का बचा हुआ स्टॉक वहीं पर गड्ढों में डाल दिया और टापू खाली करके चले गए। इस बैक्टीरिया को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए अमेरिकी सरकार को टापू की सफाई पर करीब $60 लाख खर्च करने पड़े। आज अरल सागर के सूख जाने के कारण ये टापू अगल बगल की जमीन में जा मिला, लेकिन आज भी वहां संक्रमित जानवरों की लाश दफन होने के कारण इसका इलाका अब भी खतरे से खाली नहीं है। सो जरा बच के रहना मेरे भाई। उड़ान भरते भालू। प्लेन उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। सो अगर आपकी पायलट सीट के पीछे एक बड़ा सा भालू बांध दिया जाए तो प्लेन उड़ाना कैसा रहेगा? आपको सुनकर भले ही यकीन ना हो, लेकिन 1950 के दशक में कुछ अमेरिकी पायलट्स को ठीक ऐसे ही करना पड़ा था। उस वक्त हाल ही में B-58 नाम का एक नया बम्बा प्लेन विकसित किया गया था, जो कि मार्क 2 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता था। पर समस्या ये थी कि प्लेन इतना तेज होने के कारण पायलट सेफली इजेक्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए एक नई इजेक्टर सीट बनानी पड़ी, जिसे टेस्ट करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने इंसानों के बजाय भालू इस्तेमाल करने का फैसला
फैसला किया। अमेरिकी ब्लैक बेयर और हिमालयन ब्राउन बेयर का भार इंसानों जैसा होता था, पर सवाल यह है कि भालू को प्लेन की सीट पर बिठाया कैसे जाए। जाहिर है उसे बेहोशी की दवा देकर बेहोशी की दवा की हैवी डोज देने के बाद भालू को इजेक्टर सीट में बांध दिया जाता था। फिर पायलट उड़ान भरकर प्लेन को टॉप स्पीड तक ले जाकर भालू की सीट इजेक्ट कर देता था, जिससे बेचारा जानवर धड़धड़ाता हुआ जमीन की तरफ गिरने लगता। फिर कुछ देर के बाद उन भालुओं का पैराशूट खुल जाता था और वे हवा में धीरे धीरे तैरते हुए जमीन तक पहुंच जाते थे। लैंड करने पर भालू को लगने वाली किसी भी चोट को स्टडी करके इस नई इजेक्टर सीटों को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। बताने की जरूरत नहीं कि सिरफिरा होने के साथ साथ ये तरीका जानवरों के प्रति बेहद क्रूर भी था। किस्मत से सीट को ज्यादा दिनों तक नहीं टेस्ट किया गया, सिर्फ कुछ ही भालुओं को हवा में कलाबाजियां खानी पड़ी थी। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उन मासूम जानवरों को कितना डर लगता रहा होगा, है ना। असीमित सोलर पावर। अगर आप स्टार वॉर्स मूवीज की सीरीज में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने डेथ स्टार के बारे में जरूर सुना होगा, जो किसी भी ग्रह को तबाह करने वाला अंतरिक्ष में मटाता एक लेजर हथियार है। लेकिन हकीकत में जर्मन वैज्ञानिकों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसे हथियार बनाने की कोशिश की थी। सन गन नाम के इस प्रोजेक्ट का मकसद था पृथ्वी की सतह से 5000 मील ऊपर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाना। उस स्टेशन पर लगा हुआ 3.5 वर्ग मील क्षेत्र वाला एक बड़ा सा कॉनकेव रिफ्लेक्टर ढेर सारी धूप इकट्ठा करके उस जगह पर केंद्रित करता था जहां पर निशाना होता था। थ्योरी के मुताबिक लेजर जैसी धूप की किरणें इतनी शक्तिशाली होती थी कि इससे समुद्र उबल पड़ते और शहर के शहर जल के तबाह हो जाते। ये महज एक तोगलकी ख्याल नहीं था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत 1945 में एलाइड सेनाओं के हाथ लगे। जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट हरमन ओबर द्वारा सोचे गए इस स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन और बिजली मुहैया कराने के लिए हरे पौधे और सोलर जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। प्रोजेक्ट का बजट भी बनाया जा रहा था जो करीब 30 लाख रेख मार्क या 12 लाख डॉलर था, जो कि आज के जमाने में 2.5 करोड़ डॉलर के बराबर होती। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बावजूद हकीकत ये थी कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने में 50 से 100 साल लग जाते। सो जाहिर है वो विश्व युद्ध लड़ने में कुछ खास मददगार साबित नहीं होता। सोचिए अगर इतिहास का रुख कुछ और होता और एक्सेस सेनाएं दूसरा विश्व युद्ध जीत जाती तो क्या पता रात को आसमान देखने पर आपको एक बड़ा सा घातक मिरर अपनी तरफ निशाना लगाते हुए नजर आ जाता, है ना। घोस्ट रेडियो। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास स्थित किसी दलदल में एक कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत से रेडियो टावर और कई खाली इमारतें भी स्थित हैं। इसे देखने पर आप कहेंगे शायद ये कोल्ड वॉर के जमाने का कोई कम्युनिकेशन बेस है जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कई लोग मानते हैं कि ये जगह अब भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि UVB76 नाम के जाने जाने वाले एक रेडियो स्टेशन का बेहद खुफिया हेडक्वार्टर है। लेकिन ये रेडियो स्टेशन टेलर स्विफ्ट के गाने बजाने की जगह ये ब्रॉडकास्ट बजाती है। ये सिग्नल पिछले 40 सालों से हर दिन घंटे में यूं ही लगातार बजता चला आ रहा है। कभी कभार बीच में एक आवाज सुनाई देती है जो रशियन भाषा में नाव या आकेसान जैसी रैंडम चीजें कहती है, पर उसके सिवाय इन सिग्नल्स में जरा भी बदलाव नहीं होता। पर फिर भी यह अजीबोगरीब ब्रॉडकास्ट लगातार चलता रहता है, जिसके चलते लोगों ने इसे कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये जासूसों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई खुफिया कोड है, वहीं कुछ को पूरा यकीन है कि ये एलियन से संपर्क करने का कोई तरीका है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि ये एक डेड हैंड सिग्नल है, यानी अगर रशिया पर कभी परमाणु हमला होता है तो ये ब्रॉडकास्ट रुक जाएगा, जिससे जवाबी कार्रवाई करने वाली रूस की परमाणु मिसाइलें अपने आप हमले के लिए तैयार हो जाएंगी। मुझे नहीं पता जवाब क्या है, लेकिन अगर परमाणु हमले वाली बात सच है तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा कि ब्रॉडकास्ट कभी ना रुके। भटकती आत्माएं। ये शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जो भी ख्याल आता हो वो हिंसा से जरूर जुड़ा होगा, पर आजकल जंग का एक ऐसा तरीका निकला है जिसमें पारंपरिक युद्धों से ठीक उलट जरा भी मारपीट नहीं होती। साइकोलॉजिकल युद्ध कही जाने वाली ये पद्धति लोगों के जज्बात, मान्यताएं और बर्ताव के साथ छेड़छाड़ करने पर आधारित है। अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान ऐसा ही एक साइकोलॉजिकल युद्ध शुरू किया था जिसे उन्होंने ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल्स का नाम दिया था। वियतनाम की स्थानीय मान्यता थी कि अगर मरने वाले का शरीर रिवाज के मुताबिक ना दफनाया जाए तो उनकी आत्मा भूत बनकर इसी दुनिया में यहाँ भटकती रहती है। इसका फायदा उठाते हुए अमेरिकी इंजीनियर्स ने कई हफ्ते लगकर मरे हुए सैनिकों की कराती हुई आत्माओं जैसी आवाजों के ढेर सारे टेप बनाए। फिर इन घोस्ट टेप्स को लाउड स्पीकर लगाकर उन इलाकों में बजाना शुरू कर दिया जहां वियत कॉन्ग के लड़ाके सक्रिय थे। आप भी सुनिए। डरावनी आवाज है ना। अमेरिकियों का सोचना था कि वियतनामी लड़ाके ऐसी आवाज सुनकर डर जाएंगे और लड़ाई छोड़कर भाग जाएंगे, पर असल में लड़ाई में ट्रिक बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई। कभी कभार ये काम भी कर जाती थी, पर ज्यादातर बार वियतनाम वाले समझ जाते थे कि ये टेप है और आवाज की दिशा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर डालते थे। इसके बावजूद अमेरिकी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बटालियन ने पूरी युद्ध के दौरान अपना ये पैंतरा जारी रखा। आज भी दुनिया में कई तरह के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जारी हैं। ये फुटेज किसी मूवी का ट्रेलर वगैरह नहीं, उनके दौरान रिलीज किया गया एक असली वीडियो है। मार्केटिंग टीम की कमान एल जोड के हाथ में किसने थमा दी मेरे भाई? इंफ्रारेड देखने वाली
नजरें, ये तो हम देख के चुके हैं कि युद्ध में बढ़त पाने के लिए ज्यादा सरकारें कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। सो आपको शायद ये जानकर जरा भी हैरानी ना हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना ने इंफ्रारेड देख सकने वाले सैनिक बनाने की कोशिश की थी। जी हाँ, नौसेना चाहती थी कि उनके सैनिक दुश्मन को नजर न आने वाली खास इंफ्रारेड रोशनी को देख सके ताकि संदेशों को बेहद खुफिया तरीके से इधर उधर भेजा जा सके। आमतौर पर हम इंसान इंफ्रारेड रोशनी नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखों में मौजूद फोटो रिसेप्टर्स को सक्रिय करने के लिए रोशनी में एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। नजर आने वाली सभी रोशनी में ये न्यूनतम ऊर्जा मौजूद होती है, पर इंफ्रारेड में नहीं। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को ये पता था कि विटामिन ए हमारी देखने की क्षमता के लिए बढ़ा देता है। वे ये भी जानते थे कि विटामिन ए कई प्रकार के होते हैं जिनमें से हम इंसान सिर्फ एक का सेवन करते हैं। सो वैज्ञानिकों ने स्टडी में भाग लेने वाले को आमतौर पर खाया जाने वाला विटामिन ए ना देते हुए एक नए तरह के विटामिन को खिलाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद उसकी नज़र में कुछ बदलाव हो। और मजे की बात है कि आइडिया काम कर गया। अगर एक्सपेरिमेंट को इसी तरह से जारी रखा जाता तो उनकी नज़र में इतना बदलाव हो जाता कि वो अच्छे खासे अंधेरे में भी देखने लगते। सो इंफ्रारेड भी आसानी से देख लेते। लेकिन जब इंफ्रारेड देख सकने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो गई तो एक्सपेरिमेंट में कोई खास जरूरत नहीं रह गई और उसे बंद कर दिया गया। यानी अब मैं सिर्फ गाजर खाकर भी रह सकता हूँ भाई। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, क्या आप जानते हैं नेटफ्लिक्स के सुपरहिट शो स्ट्रेंजर थिंग्स का शुरुआती नाम मॉन्टॉक था? अगर नहीं तो आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये शो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहे जाने वाले कुछ रियल लाइफ अमेरिकन एक्सपेरिमेंट से प्रेरित था। कम से कम कहानी तो उन्हें रियल लाइफ कहती है। कहते हैं अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क के कैंप हीरो में कई टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए, यानी कि इसे हॉकिंस लैब आप कह सकते हैं। अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहली बार 1992 में यूएफओलॉजिस्ट प्रेस्टन बी निकोलस ने अपनी किताब में लिखा था, जिसके मुताबिक वो इस प्रोजेक्ट में एक रिसर्चर थे। निकोलस के मुताबिक घर से भागे बच्चों को पकड़कर उन पर माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी और गुप्त दरवाजे खोलने जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सुना सुना सा लग रहा है ना? वेल, अपनी टिन फाइल हेड पकड़े रही है क्योंकि कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का गवाह होने का दावा करने वाले बेलिक ने बताया कि 40 के दशक में यूएसएस एल्ट्रिस पर मौजूद थे जब एक गुप्त दरवाजा खुला और उन्हें उठाकर 1983 के कैंप हीरो में पटक दिया। कैंप में उन्होंने मशहूर आविष्कार निकोला टेस्ला के साथ मिलकर एक खास चेयर विकसित की जिस पर बैठने वाले की मन पर झलकने वाली क्षमता में इजाफा हो गया। पता है ये सब किसी बकवास जैसा लगता है क्योंकि ये ठीक वही है, क्योंकि अगर ये जरा भी सच होता तो उसका कोई ना कोई सबूत जरूर मौजूद होता। वहीं एक दूसरे गवाह स्टीवर्ट सोडेलो दावा करते हैं कि वो भी किडनैप किए गए बच्चों में से एक हैं और जब उन्होंने एक गुप्त दरवाजे को खोलकर एक खतरनाक राक्षस को उजागर किया तो बेस को तबाह करके प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। चलो भाई, मेरी तो सारी डाउट क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से हकीकत में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट महज निकोलस की कल्पना भर है जिसे दूसरों ने भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी पाने के लिए दोहराना शुरू कर दिया। पर क्या पता इन सब दावों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, है ना? घिनौने इरादे, आपको याद होगा वीडियो में कुछ मिनट पहले हमने सोवियत संघ के बायोलॉजिकल हथियारों की टेस्ट साइट रीबर्थ आइलैंड के बारे में बात की थी। तो बता दें सोवियत वालों से कई साल पहले ब्रिटेन के पास भी एंथ्रेक्स के लिए एक ऐसी ही टेस्टिंग ग्राउंड हुआ करती थी जिसका मकसद ऐसा घिनौना था कि आने वाला इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। साल 1941 और द्वितीय विश्व युद्ध का झुकाव किसी भी पक्ष की तरफ जा सकता था। उस दौरान ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एंथ्रेक्स वेपन विकसित करने में लगा हुआ था। इस घातक बैक्टीरिया से होने वाले नुकसान को आंकने के लिए प्रोजेक्ट की टीम ने ग्रेनाड आइलैंड पर एंथ्रेक्स का एक बॉम्ब गिराया जो स्कॉटलैंड के तट पर स्थित बिना आबादी वाला एक छोटा सा टापू है। टापू ज्यादातर वीरान था लेकिन महज कुछ ही दिनों में 60 भेड़ मारी गई और एंथ्रेक्स के कण हवा से उड़कर मुख्य भूमि तक पहुंच गए और जहां भी ज्यादा जानवर संक्रमित हुए एक्सपर्ट्स की टीम को प्रोटेक्टिव सूट पहनकर अपना काम करना पड़ा, जिसके बाद सभी मरे हुए जानवरों को चलाने के बाद 1990 तक के लिए टापू पर पब्लिक की आवाजाही पर रोक लगा दी। लेकिन ये एंथ्रेक्स बम जर्मन सेना को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि इसे खली में मिलाकर पूरे जर्मनी भर के खेतों को संक्रमित करने के इरादे से विकसित किया गया था। खेतों में पड़ी संक्रमित खली जानवरों द्वारा खाई जाती, फिर उनके जानवरों को इंसान खाते और इस तरीके से 10 लाख जानवर और इंसान मारे जाते। जो लोग ये सब कुछ झेलकर किसी तरह जिंदा बच जाते वो खाने पीने की कमी के चलते दम तोड़ देते। अब समझ में आया कि इससे घिनौना और क्या हो सकता है। शुक्र है कि इस प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया क्योंकि हथियार तैयार होते होते एलाइड सेनाएं युद्ध जीत चुकी थीं, पर तब तक इस खली के 5000 टुकड़े बनकर तैयार हो गए थे जिन्हें पूरी तरह से जलाकर नष्ट करना पड़ा। ये तो पता था भाई कि केक खाना नुकसानदेह होता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही है ना? हवा में उड़ते टैंक, किसी युद्ध में लड़ते वक्त दूर से टीले को पार करते हुए अपनी तरफ आते किसी टैंक को देखने से डरावनी एक ही चीज हो सकती है और वो है किसी उड़ते हुए टैंक को अपनी तरफ आते हुए देखना। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत वाले ऐसा ही कुछ करने के फिराक में थे। प्रपोज किया गया एंटोनोव A40 एक टैंक था जो कि हवा में ग्लाइड करते हुए मोर्चे तक पहुंच सकता था। मकसद था कि इस तरह ग्लाइड करते हुए टैंक मोर्चे तक कम समय में पहुंच जाए और पैराशूट के जरिए उतरने वाले सैनिकों को तत्काल फायर सपोर्ट मुहैया करवा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले एक T-60 टैंक के हथियार, हेडलाइट और
अंदरूनी पुर्जे हटाकर उसे हल्का बनाया गया। उसके बाद टैंक पर लकड़ी से बना हुआ एक पंख लगाया गया। प्लान था कि एक बॉम्बर प्लेन इस टैंक को उड़ाकर ले जाएगा और सही समय पर मोर्चे पर गिरा देगा, जिसके बाद ये आराम से ग्लाइड करते हुए जमीन तक पहुंचेगा। कम से कम प्लान तो ऐसा ही था। इस ग्लाइडिंग टैंक को 1942 में टेस्ट किया गया, लेकिन काफी सामान हटाने के बावजूद भी यह टैंक इतना भारी था कि कोई बॉम्बर प्लेन इसे टांग कर ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। एक बार तो क्रैश से बचने के लिए पायलट को तय जगह से पहले ही टैंक गिराना पड़ा, लेकिन उसके बाद टैंक अच्छे से स्लाइड करते हुए जमीन तक पहुंचा। खैर, अंत में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। लगता है कि उन्हें इस अनोखे ग्लाइडर में मजा नहीं आ रहा था। द परफेक्ट सोल्जर। सुपर सोल्जर सब सुनते ही आपके मन में फिल्मों की तरह लेजर वेपन और रोबोट जैसे अंगों वाले साइबोर्ग सैनिकों का ही ख्याल आता होगा, पर किसी चिंपैंजी का कभी नहीं। लेकिन 1920 के दशक में रशियन जूलॉजिस्ट एलिया इवानोव इंसानों और चिंपैंजी का हाइब्रिड पैदा करने के एक परफेक्ट सुपर सोल्जर बनाने की मिशन में लगे हुए थे। कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन को ऐसे प्राणी में बहुत ज्यादा संभावना नजर आ रही थी, क्योंकि उनमें किसी चिंपैंजी ऐसी ताकत होगी, लेकिन इंसानों का दिमाग नहीं, जिसके चलते उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। वहीं इवानोव इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव को लेकर ज्यादा उत्साहित थे। बोल्शेविक पार्टी के सदस्य होने के नाते इवानोव धर्म के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वे इसे अपनी आइडियोलॉजी का कंपटीशन मानते थे। ऐसा अनोखा प्राणी बनाकर वे डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को सही साबित करते हुए धर्म को एक गहरी चोट पहुंचाना चाहते थे। सो शोधकर्ता अफ्रीका गए और वहां जंगलों में आग लगाकर ढेर सारे चिंपैंजियों को पिंजरे में बंद कर लिया। कितनी अच्छी बात है ना। उन्हें पकड़ने के बाद अब वक्त था अगले कदम का, जिसमें ह्यूमनजी नाम के प्राणी को पैदा करने के लिए 3 मादा चिंपैंजी के गर्भ में मानव शुक्राणु डाले गए। छी यार, बताने की जरूरत नहीं, तीनों में से एक भी मादा प्रेग्नेंट नहीं हुई और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद स्टालिन ने इवानोव को गिरफ्तार करवा लिया। किसी उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट की एंडिंग हैप्पी नहीं होगी, लेकिन यह अनोखा प्राणी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा रहा और अभी हाल ही में 1990 के दशक में ओलिवर नाम के एक चिंपैंजी के ह्यूमनजी होने का दावा किया गया। वो न सिर्फ अजीब दिखता था, बल्कि 2 टांगों पर भी चलता था। इंसानों जैसी उसकी आवाज थी और औरतों की तरफ वो आकर्षित होता था, लेकिन डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि वो एक नॉर्मल चिंपैंजी था, ना कि कोई सुपर सोल्जर। फिर भी मैं कहूंगा इस चिंपैंजी में कुछ ना कुछ अजीब बात जरूर है। खैर, जो भी हो, कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमनजी का पूरा कॉन्सेप्ट ही महज एक बकवास था। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या आप भी किसी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।